हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हमने ये देखा है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज इंफ्रा प्रोजेक्ट तो बहुत अनाउंस करती है, पर उनमें से कंप्लीट बहुत कम होते हैं और अपने टाइम पे तो उससे भी कम प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। पर पिछले कुछ सालों से हमने ये देखा है कि मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सीरियस है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए मोदी सरकार बहुत से प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेल ट्रैक्स पे काम कर रही है। साथ में कांग्रेस के कई सालों से अटके इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी बीजेपी पूरा कर रही है ताकि देश की विकास की गति को तेजी से बढ़ाया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में जो कांग्रेस के टेन्योर में सालों से अटके हुए थे और उन्हें मोदी सरकार ने कंप्लीट किया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस गवर्नमेंट हर साल खूब सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को अनाउंस करती थी, पर उसे पूरा नहीं कर पाती थी। 2011 से 2014 के बीच सिर्फ 3 सालों के दौरान 18 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टॉल्ड यानी कि ठप हो गए थे। पर फिर 2014 में बीजेपी पावर में आई और एक के बाद एक इन रुके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू करने लगी और उसे कंप्लीट करने लगी। और ऐसा बीजेपी ने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए गए थे, जिससे वहां के लोगों को परेशानी हो रही थी और साथ में टैक्स पेयर का पैसा भी वेस्ट हो रहा था। तो अब इन रुके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक तो देश की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हुई है, साथ में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है और टैक्स पेयर का पैसा भी वेस्ट होने से बचा है। तो आइए जानते हैं उन 10 इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में जो कई सालों से अटके हुए थे और उन्हें बीजेपी ने कंप्लीट किया है। साल 2003 में असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में 9.25 किलोमीटर का 3 लेन ब्रिज बनाने का इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। इस ब्रिज को लोहित रिवर के ऊपर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2056 करोड़ रुपए थी। भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज असम के फेमस सिंगर के नाम पे रखा गया है। इस ब्रिज की डिमांड असम के लोकल एमएलए जगदीश बुयान ने 2003 में अटल जी के सामने रखी थी, पर फिर 2004 में अटल जी इलेक्शन हार जाते हैं और फिर ये प्रोजेक्ट 10 सालों के लिए होल्ड में चला जाता है। पर फिर 2014 में जैसे ही मोदी सरकार पावर में आती है, वो दोबारा से इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम शुरू करने लगती है और फिर 2017 में ब्रिज बन के तैयार भी हो जाता है। तो जो ब्रिज को 3-4 साल में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, उसे बनने में 14 साल लग जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये ब्रिज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसीलिए कांग्रेस इस पे ध्यान नहीं दे रही होगी। तो देखो, इस ब्रिज के बनने के बाद अरुणाचल से असम के बीच ट्रेवल टाइम 6 घंटे से कम होकर 2 घंटे हो गया है। इस ब्रिज ने 2 स्टेट के बीच ट्रेवल टाइम को कम कर दिया है और साथ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को भी स्ट्रॉन्ग किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2000 में हुई थी और 2005 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था, पर फिर सरकार बदल गई और ये प्रोजेक्ट पे भी काम बंद हो गया। पर फिर जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ और 110 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2017 में किया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 17 साल लग गए। इस रेलवे लाइन के बनने के बाद दिल्ली से साउदर्न स्टेट के बीच का 380 किलोमीटर का गैप कम हो गया है और ट्रेवल टाइम 6 से 8 घंटे कम हो गया है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1542 करोड़ रुपए। साल 2006 में कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने बजट के दौरान अनाउंस किया था कि वो देश में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिसमें से एक एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच होगा। पर 2015 तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो पाया। कभी बजट के चलते ये इंफ्रा प्रोजेक्ट होल्ड में चला जाता था, तो कभी लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होने से ये इंफ्रा प्रोजेक्ट होल्ड में चला जाता था। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन 2015 के न्यू ईयर ईव के दिन रखी गई थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने डिसाइड किया कि वो 14 लेन का 96 किलोमीटर का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 8,346 करोड़ रुपए और 2018 में ये एक्सप्रेसवे शुरू भी हो गया। सिर्फ 3 साल में एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो गया। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मेरठ के बीच ट्रेवल टाइम 2.5 घंटे से कम होकर 45 मिनट हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट 2006 में फाइनलाइज हो जाता तो 2009 तक बनके तैयार हो जाता, पर इस इंफ्रा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 12 साल लग गए। 201 एकड़ में बना पाक्योंग एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को 4600 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है। यह सिक्किम का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, साथ ही देश का 100वां ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने इस एयरपोर्ट को बनाने की अप्रूवल दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट भी लटक गया। इसके बाद अक्टूबर 2015 में इस पे काम फिर से शुरू हुआ और 24 सितंबर 2018 को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और 4 अक्टूबर 2018 को यहां से पहली ऑपरेशनल फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 533 करोड़ रुपए है। ये एयरपोर्ट भारत के डिफेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एयरपोर्ट भारत चाइना बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट की मदद से
से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बहुत ही आराम से इंडो चाइना बॉर्डर पे पेट्रोलिंग इवन वॉर सिचुएशन में अटैक भी कर सकते हैं। बहुत समय से दिल्ली में वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मांग हो रही है, जिसके जरिए दिल्ली से ट्रक्स और बसेस को डाइवर्ट किया जा सके, जिससे दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम हो सके और पॉल्यूशन में गिरावट हो सके। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सबसे पहले 2003 में रखा गया था, पर पुरानी सरकारों के पास इस प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं था, तो ये प्रोजेक्ट भी अटक गया। फिर अप्रैल 2016 में नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया और सिर्फ 2 साल में नवंबर 2018 में 135 किलोमीटर का 6 लेन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बना के देश को दे दिया। वहीं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन डेट से पहले ही बना के 27 में 2018 को देश को दे दिया। अगर ये प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हो जाता तो 2006 तक बनके तैयार हो जाता। भारत के 12 साल वेस्ट नहीं होते। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज का काम 2002 में शुरू किया गया था और इसे 6 साल में कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। लेकिन जैसे ही 2004 में सरकार बदली, इस प्रोजेक्ट के लिए भी कांग्रेस के पास बजट नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट भी कई सालों तक अटका रहा। पर 2015 में मोदी जी ने दोबारा से ये प्रोजेक्ट को शुरू किया और 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया और देश को मिला सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज। इस ब्रिज पे ट्रेन, कार, ट्रक, बस सब चलती है। ये ब्रिज भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिफेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच 170 किलोमीटर का गैप कम हो गया है, जिससे 4 घंटे का ट्रेवल टाइम कम हो गया है। इस ब्रिज की मदद से भारतीय सेना बहुत ही जल्दी से अरुणाचल प्रदेश के पास इंडो चाइना बॉर्डर पे पहुंच सकती है। 2002 में अटल जी ने इस योजना की नींव रखी थी, पर इस परियोजना को एनवायरमेंट इशू की वजह से 2003 में रोकना पड़ा। फिर 4 साल बाद 2007 में कांग्रेस ने फिर से इस पे काम शुरू किया और कंप्लीट करने की डेट 2014 रखी, पर 2014 तक ये इंफ्रा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इस पे काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। पर फिर 2014 के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में तेजी देखने को मिली। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद 15 अक्टूबर 2017 को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल का निर्माण पूरा हो गया। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने उनके सम्मान में इस टनल का नाम अटल टनल रखा और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल का मेन उद्देश्य हिमाचल प्रदेश से लेह को जोड़ना है और इनके बीच डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम को कम करना है। अटल टनल वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट है। ये टनल 10,000 फीट पे बनाई गई है। इस टनल की लेंथ 9 किलोमीटर है। अटल टनल प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। इस योजना की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट कई दशकों तक अटका रहा। इस प्रोजेक्ट ने देश के 12 प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 15 चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल देखा, पर 2017 के बाद से इस प्रोजेक्ट में तेजी आई है। सरयू कनाल परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट के 14 लाख हेक्टेयर लैंड में सिंचाई यानी कि इरिगेशन में मदद होगी, जिससे यूपी के 29 लाख किसानों और 6,200 गांव को फायदा होगा। सरयू कनाल परियोजना के निर्माण की टोटल कॉस्ट 9,800 करोड़ रुपए है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में खर्च किया गया है। 11 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन कर दिया है। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम 2007 में शुरू हुआ था और इसका काम 2016 तक कंप्लीट होना था, लेकिन 2011 में पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और फिर यह प्रोजेक्ट रुक गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है और कश्मीर में पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। 2011 में पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया, पर 2013 में भारत ये केस जीत गया। फिर 2014 के बाद भारत ने इस प्रोजेक्ट पे काम तेजी से करना शुरू कर दिया और 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का खुद उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 5,700 करोड़ रुपए है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी 330 मेगावाट की है। 326 किलोमीटर का जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट 1995 में अप्रूव्ड हुआ था और 2002 में कंप्लीट होना था, पर फिर 1999 में कारगिल हो गया, जिसके चलते यह प्रोजेक्ट डिले हो गया। फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया और 2007 में कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया, पर फिर 2004 में अटल जी की सरकार चली गई और कांग्रेस पावर में आ गई और ये प्रोजेक्ट फिर से होल्ड में चला गया। पर फिर जैसे ही 2014 में बीजेपी पावर में आई, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया और 2022 तक 2/3 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया।
बारामूला टू बनिहाल और जम्मू कश्मीर टू उधमपुर टू कटरा की रेल लिंक ऑपरेशनल भी हो गई है। इस प्रोजेक्ट का लास्ट फेज चल रहा है और 2023 के एंड तक यह प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस रेल लिंक के तहत दुनिया का सबसे बड़ा आर्क रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2,500 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये रहे वो 10 इंफ्रा प्रोजेक्ट जिन्हें मोदी सरकार ने कंप्लीट किया है। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट है जो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होंगे, जैसे कि जेवार एयरपोर्ट को बनाने का प्लान 2001 में आया था, पर फिर पॉलिटिकल टसल के चलते यह प्रोजेक्ट भी होल्ड में चला गया। और फिर 2014 में जैसे ही बीजेपी पावर में आई और 2017 में यूपी में पावर में आई, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और इस प्रोजेक्ट का पहला फेज जनवरी 2024 में कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर 2024 से ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए है और ये एशिया का बिगेस्ट और लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। इसके अलावा 2024 में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भी शुरू हो जाएगा। इस 262 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने की बात 2011 में हुई थी, पर फिर हमेशा की तरह बजट कम होने की वजह से ये एक्सप्रेसवे भी होल्ड में चला गया। पर फिर मोदी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को बनाने की अनुमति दी और ये एक्सप्रेसवे नेक्स्ट ईयर मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,500 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे 3 स्टेट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा और बेंगलुरु से चेन्नई सिर्फ 3 घंटों में पहुंचा जा सके। 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो शुरू तो किसी और हुकूमत ने किए थे, लेकिन उसको मुकम्मल करने का क्रेडिट बीजेपी सरकार ने हासिल कर लिया। मेरे लिए इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प प्रोजेक्ट वो कश्मीर का रेलवे प्रोजेक्ट है, जो कटरा, बारामूला वगैरह सारे इलाके से गुजरता है और जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज यानी चेनाब रेल ब्रिज भी है। अब वो वाकई बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब है। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे ऊंचे टनल अटल टनल की बात की जा रही थी और 9 किलोमीटर की लेंथ के साथ ये बहुत ही शानदार है और वाकई ये भी एक वंडर ऑफ दी वर्ल्ड कहलाया जाना चाहिए। 10,000 फीट की बुलंदी के साथ साथ ये 9 किलोमीटर लंबा भी है। फिर दिल्ली मेरठ बात की जा रही थी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो 14 लेन का बनाया जाना था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा इल्तवा आ गया। दिल्ली से मेरठ तो कनेक्टिविटी पे अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। 14 लेन का एक्सप्रेसवे भी बन गया है। आने वाले दिनों में RRTS भी चलने जा रही है। वैसे RRTS के लिए अप्रैल 2023 की तारीख दी गई थी और अब इस मामले में कुछ खामोशी इख्तियार की गई है। खैर, दिल्ली से मेरठ ये जो 85 या 90 किलोमीटर का जो फासला है, ये सिमट के जो पहले 2.5 घंटों में होता था अब 45 मिनट में आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे याद पड़ता है कि जो एक ब्रिज बताया जा रहा था जो अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है, ये वही रेल ब्रिज है जो रोड कम रेल ब्रिज है जिसमें हमने संदीप भाई के साथ नज़ारा लिया था और बहुत ही लंबा ब्रिज है। और संदीप भाई बता रहे थे कि यहाँ पर अगर मानसून में आओ तो दरिया इतना खौफनाक नज़ारा पेश करता है कि आंखें बंद करके इस पुल को पार किया जाता है। बाकी सारे प्रोजेक्ट बड़े ज़बरदस्त थे और ज़्यादातर प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी से मुतालिक थे। कांग्रेस सरकार ने अपने दौर में शुरू तो कर दिए, लेकिन बजट का ना होना या कुछ दीगर मामला जिनकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स में इल्तवा आया, इसे कांग्रेस की नाकामी भी नहीं कहा जा सकता। प्रोजेक्ट्स में इल्तवा आ जाता है। फ़र्ज़ कर लें अहमदाबाद से मुंबई तक की बुलेट ट्रेन है। अब अगर 2024 में बीजेपी सरकार नहीं जीती और दोबारा कांग्रेस आ जाती थी, उसका ये मतलब थोड़ी है कि बीजेपी ने 2017 से लेकर 2023 तक 24 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कोई जोर ही नहीं लगाया। कई प्रोजेक्ट में सरकार की नाअहली भी होगी, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिसमें सरकार का अपना भी बस नहीं चलता। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर साल 2014 के बाद से आज तक जितनी ज़्यादा तब्दीली आई है उतनी कांग्रेस सरकार ने नहीं की थी। उनकी अपनी पॉलिसी थी, इनकी मोदी सरकार की अपनी पॉलिसी है। मोदी सरकार कहती है वो काम करो जो भारतीयों को नज़र आए ताकि वोट बैंक अच्छा खासा बनाया जा सके। हालांकि इन प्रोजेक्ट से बेहतरी होती है, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है या जो सड़कें बना दी जाती हैं ये गैर ज़रूरी है। ये मुल्क की तरक्की में बुनियादी किरदार ज़रूर अदा करती हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में अगर आप एक आसान सा फ़र्क देखें ना, तो आपको यही मिलेगा कि कांग्रेस ऐसे प्रोजेक्ट करेगी जिसमें आवाम का दूर तक फ़ायदा हो और बीजेपी सरकार ऐसे प्रोजेक्ट करेगी जिसमें आवाम का बिल्कुल करीब में फ़ायदा और आवाम को वो फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आए। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं और कर्नाटक के स्टेट इलेक्शन ने बीजेपी के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी ज़रूर बजा दी है। तो देखते हैं फिर आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में क्या बनता है। लेकिन एक बात होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, एनर्जी से मुतालिक प्रोजेक्ट हो, जो भी प्रोजेक्ट हो वो INC करे, वो बीजेपी करे, वो स्टेट गवर्नमेंट करे, वो फेडरल गवर्नमेंट करे, एट दी एंड फ़ायदा तो भारत के 140 करोड़ लोगों को ही होगा और फ़ायदा भारत के लोगों को होना भी चाहिए, क्योंकि ये सरकार है इन्हीं लोगों की तरफ से मुंतखब की जाती हैं। और कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती कि वो आवाम का फ़ायदा ना करे और अपना फ़ायदा करे, क्योंकि हर सरकार को 5 साल के बाद आवाम की अदालत में पेश होना पड़ता है। तो देखते हैं साल 2024 में बीजेपी की किस्मत में क्या है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि कर्नाटक के स्टेट इलेक्शन ने एक बार बीजेपी के लिए ख़तरे की थोड़ी सी घंटी ज़रूर बजाई और बीजेपी को आप मोदी जी का कोई पैरेलल भी तलाश करना चाहिए। वैसे वीडियो ऑनर लगता है बीजेपी के लिए अच्छी खासी मोहब्बत रखते हैं और हर बार उन्होंने मोदी के साथ जी का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया है और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी जी का लफ्ज़
ज़रूर इस्तेमाल किया। ऑनर दी है, अच्छी बात है, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आपके कितना शुक्रिया इस वीडियो में तक बनने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।